Hello everyone, welcome back to this series of Polity through Constitution. लंबे टाइम तक इसके कोई लेक्चर्स हम ले नहीं पाए, लेकिन हम आर्टिकल 35 तक कवर कर चुके हैं पॉलिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक राइट। यहाँ पे हमने पिछले टाइम पे छोड़ा था, और जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखी गई है, और जो सुप्रीम कोर्ट के वेरियस ठीक है केस लॉज में जो जजमेंट्स आई हुई है इन चीजों से रिलेटेड, वो सब चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम शुरू करते हैं अपने डीपीएसपीस को। आप सभी को पता है हम ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पॉलिटी को क्यों कवर कर रहे हैं, राइट? क्योंकि अब वो चीजें नहीं रह गई है, वो जमाने नहीं रह गए हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल कुछ बुक्स हैं, ठीक है, उन बुक्स से आप सारे अपने क्वेश्चंस को डील कर पाए। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो डाउट क्रिएटिंग क्वेश्चंस, ठीक है, नॉर्मल जो आप मार्केट में बुक्स हम पढ़ते हैं, जो हमने शुरुआत में पढ़ी होती है या फिर जो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, उनमें जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं उसमें आपको डाउट जरूर रहता है। जैसे ही यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन लगाया, वैसे ही आपके मन में डाउट आया कि क्या ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है या नहीं। समझ रहे हो? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अगर पॉलिटी पढ़ी जाए तो एकदम बढ़िया हो जाएगा, और चीजें काफी, ठीक है, काफी एकदम क्लियर हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो कहीं बाहर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं डीपीएसपीस के बारे में। देखो, डीपीएसपीस के बारे में सबसे पहले कुछ फंडामेंटल चीजें हमने जाननी है, ठीक है। सबसे पहले कुछ एक फंडामेंटल चीजें हमने जाननी है। पहली बात ये कि भाई साहब, डीपीएसपीज जैसा नाम से पता चल रहा है कि दे आर सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कुछ एक, ठीक है, कुछ एक प्रिंसिपल्स है जो कि ले आउट किए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच हैव बीन लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये आपको दिखाती है कि सरकार जो भी काम करेगी, जो भी पब्लिक पॉलिसी बनाई जाएगी, वो कौन सी डायरेक्शन में बनाई जाएगी। दैट इज बेसिकली योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्टिव गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द टू द पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, टू द गवर्नमेंट। क्लियर? सिंपल बात। और ऐसा ही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रोविजन है, वो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी था, ठीक है। वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस करके एक जो पार्ट था, वो इसे रिजेंबल करता है डीपीएसपी को। ये बहुत बेसिक सी बात है, कुछ फंडामेंटल बात। देखो क्वेश्चन वो कहाँ से बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये बनाएगा, यहाँ से बनाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट दैट द द definition of state the definition of state for the purpose of implementation of directive principles of state policies is same as the definition of state for the purpose of part 3, that is the, हमने जो अभी अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, क्या फंडामेंटल राइट्स को, देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने एक बात जानी कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर वो क्वेश्चन में ये भी बनाया कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल, किसको अवेलेबल है? टू द सिटीजन्स। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट को डिफाइन करना जरूरी था, तो स्टेट कहाँ डिफाइन किया गया है? स्टेट डिफाइन किया गया है आपके आर्टिकल, ठीक है, आपके आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन दिया गया है। अब देखो, जो बातें आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 12 में लिखी गई है, अगर हम पीछे चले, हालांकि हमें वो फिर से कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें कवर हो चुकी है, राइट। कहाँ गया आपका? ओ, हम अभी काफी आगे हैं। वन सेकेंड, वन सेकेंड। यस, हाँ। तो जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में दी गई है फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन, स्टेट का मतलब डीपीएसपीस के रिस्पेक्ट में भी वही होगा। वो क्या है? आपके जो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ सेंटर एंड द स्टेट, लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एटसेट्रा, लोकल अथॉरिटीज, ये सब चीजें, एंड एनी एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बोला है, देखो, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डिफाइन कर रहा है जस्ट जस्ट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, एंड लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? तो वो जो डेफिनेशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतनी लिमिटेड है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन एनी प्राइवेट एजेंसी, any private NGO working on behalf of government of India or any state government or any other government authority, they will also be included
इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। समझ रहे हो? तो वही जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, बहुत ब्रॉड डेफिनेशन, अगर वो आपसे पूछे कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या आएगा, ठीक है, क्या इसमें एनजीओ जाएंगे, क्या इसमें आपकी, ठीक है, नॉन, ठीक है, क्या आपकी प्राइवेट, क्या गवर्नमेंट कंपनीज इसमें आएंगी? यस, वो एनजीओ जो सरकारी काम करने के लिए सरकार ने हायर किए हुए हैं, वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, बट वो एक्सपेंडेड डेफिनेशन में आएंगे। अगर वो बोले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये चीजें हैं। देखो क्वेश्चन वो यहाँ से एक और क्या बनाएगा, एक मिनट हमें नीचे जाने दो डीपीएसपी पे, बहुत लंबा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देखो एक क्वेश्चन वो यहाँ से क्या बनाएगा, क्वेश्चन वो यहाँ से ये भी बनाएगा कि जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन में क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आ रहे हैं, क्या जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, क्या जुडिशरी स्टेट की डेफिनेशन में आ रही है? नो, जुडिशरी फॉर द पर्पज ऑफ डीपीएसपीज एंड फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। क्यों? हमने कहा फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। अगर आपने जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, अगर इसको भी आपने स्टेट के डेफिनेशन में ला दिया, तो आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट आपकी जुडिशरी के अगेंस्ट भी है, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको एक तरफ तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। सो क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसे वो बहुत अच्छा शानदार बनाएगा कि फंडामेंटल राइट्स, है ना, सिंपल स्टेटमेंट वो दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजंस अगेंस्ट, नीचे ऑप्शन में दे देगा स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, या एक ऑप्शन वो दे देगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, या फिर वो कोई और एक आधा ऑप्शन वो कोई और डाल देगा। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या हाई कोर्ट के अगेंस्ट वो नहीं होगा। अब देखो कई इंटेलेक्चुअल अभी कमेंट सेक्शन में नीचे आ जाएंगे, हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं एंड ओपिनियंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड। वो क्या कहेंगे कि आर्टिकल 32 में तो भाई साहब ये जो, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिट ऑफ सर्टिफिकेट इशू करनी है, राइट, तो वो तो आपकी, ठीक है, हायर जुडिशरी लोअर जुडिशरी को भी इशू की जा रही है, राइट। दैट मीन्स रिट जो है हायर जुडिशरी से लोअर जुडिशरी के अगेंस्ट भी इशू हो रही है। तो वो लोग कहेंगे कि आर्टिकल 32 तो तब जुडिशरी के अगेंस्ट भी है। नो, जुडिशरी को इन कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिविटी में सब चीजों को देखिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को एक साथ देखिए। अब देखिए क्या आर्टिकल 32 जुडिशरी के अगेंस्ट है? नो, समझ रहे हो, ये जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं है। जुडिशरी में जाकर के आप इसे इम्पोज करवा पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सीडीएस का जो क्वेश्चन है उसके एनालिसिस को एक बार अच्छे से देखना, जब उसका करूंगा। पॉलिटी में उन्होंने एक जहर क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही, कि क्या ये सिटीजन एनफोर्स करवा रहे हैं, इस टाइप का उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, जो कि बहुत डाउटफुल है। अब पता नहीं यूपीएससी उसमें क्या क्या अपना आंसर देगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। यहाँ से इन चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप ये सब चीजें डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि भैया इस पार्ट की जो एप्लीकेशन है वो डिक्लेयर की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिक्लेयर्स कि ये एनफोर्सेबल नहीं होगी कोर्ट में। सिंपल बात। आर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? यस, राइट। आर डीपीएसपीज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नो। ये क्या नॉन एनफोर्सेबल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन खुद डीपीएसपी को नॉन एनफोर्सेबल डिक्लेयर कर रहा है। हाउएवर जब हम जाकर के फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई भी इस तरीके की एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि क्या ये एनफोर्सेबल है या नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ से कंपैरेटिव क्वेश्चन वो एक और बनाएगा। दूसरी बात, हमने ये बेसिक बुक्स में पढ़ा हुआ है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ, ठीक है, या फिर इट शैल बी, है ना, दीज आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हमने बहुत बार ये बुक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें डिक्लेयर कर रहा है एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री? यस, ये क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, अब यहाँ से नीचे के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन्हें जब भी हम पढ़ते हैं तो इन्हें कैटेगराइज किया जाता है तीन तरीके के प्रिंसिपल्स में, गांधीयन, सोशलिस्ट और, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगर वो इस तरीके के कंपैरेटिव क्वेश्चन, हालांकि उन्होंने सीएससी में नहीं पूछा है कि इनको कैटेगराइज करो कौन कहाँ पे फॉल करेगा ना, सीएस सीडीएस वगैरह में, सीबीए वगैरह में तो वो पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ आइडिया होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि गांधी और मार्क्स के बीच में, ठीक है, कौन सी चीज पे एक एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आपको देखने को मिलता है। ये 2020 का उनका क्वेश्चन था, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो पूछ भी रहे हैं। तो आइडियोलॉजीज की हमें थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम, ठीक है, थोड़ा स्टडी करते हैं गांधीज्म को पहले, ठीक है, फिर हम सोशलिज्म को स्टडी करेंगे, ठीक है, यहीं पे फिर हम लिबरलिज्म को स्टडी करेंगे, जिन्हें कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं है इन आइडियोलॉजी का कि कौन क्या बात कर रहा है। देखो गांधी की हम जब भी बात करेंगे
गांधी की हम जब भी बात करेंगे तो गांधी वॉज ए काइंड ऑफ मोटिवेटेड फ्रॉम टॉल्स्टॉय। ये टॉल्स्टॉय एक एनार्किस्ट था, ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये क्या कहता था, एनार्किस्ट का मतलब होता है कि दे आर बेसिकली सेइंग कि स्टेट नहीं होना चाहिए। एनार्किस्ट जो रेडिकल एनार्किस्ट होंगे वो कहेंगे कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन, ऑपरेशन, ठीक है। तो स्टेट या फिर फोर्स का यूज होना ही नहीं चाहिए। लोगों को सेल्फ रूल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और इनके लिए सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि इंसान खुद अपने एक्शंस को गवर्न करे, किसी स्टेट अथॉरिटी की जरूरत ही ना पड़े। दैट इज बेसिकली टॉल्स्टॉय की आइडियोलॉजी। हालांकि गांधी इतने रेडिकल नहीं थे, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा प्रभावित जरूर थे। इसीलिए गांधी ने कहा कि मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, और स्टेट के पास मिनिमम पावर्स हो। तो कहीं पे भी अगर वो बोले कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना, गांधी क्या बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की। इसीलिए गांधी ने क्या बात करी, गांधी ने लाइजेशन, इसीलिए गांधी ने क्या बात करी, गांधी ने बात करी कि भैया पंचायती राज को प्रमोट करो, पंचायती राज को प्रमोट करो, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को करो। तो जहां पे भी आपको इस तरीके की कोई चीज, और फिर गांधी की कुछ और बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने, ठीक है, राम राज्य की अपना कल्पना की। ये एनिमल, ठीक है, एनिमल्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, गाय के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये शराब बंदी की इन्होंने बात करी थी कि शराब आपको नहीं पीना चाहिए। इस तरीके की जो फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वो गांधीयन फिलोसफी वाला होगा। इन डीपीएसपी में जो भी प्रिंसिपल्स इस तरीके के फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन से डील करेंगे, वो गांधीयन फिलोसफी है। ये मैंने बेयर मिनिमम बताया, ये एक बहुत बेसिक है, ये है ना, ये वो डीप थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं है। अगर पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाए तो गांधीज्म है भाई साहब, ठीक है, 2-3 घंटे सिर्फ इसी में लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बेयर मिनिमम आइडिया ऑफ गांधीज्म। आगे बढ़ते हैं सोशलिज्म पे। 1 सेकेंड, सोशलिज्म पे आते हैं। भाई जहां भी आपको सोशलिज्म की बात आएगी, वहां इक्वेलिटी की बात आपको सबसे ऊपर लानी है। जो रेडिकल सोशलिज्म है ना, रेडिकल सोशलिज्म आपकी टोटल फुल इक्वेलिटी की बात करता है। फुल इक्वेलिटी माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज। अब ये अगर आपको रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पढ़ लो यार, अपने हिसाब से पढ़ लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, ये रिसोर्सेज अगर आपको सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अब एक बात और, सोशलिज्म की भी कई स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। गांधीयन सोशलिज्म अलग होता है ना, एनार्किस्ट सोशलिज्म अलग होता है, फेबियन सोशलिज्म अलग होता है, एक होता है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, जो कि बहुत रेडिकल टाइप का सोशलिज्म है। एक्चुअली में मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मुझे लगता है कि, मैं पर्सनली फील करता हूँ क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पर्सनली फील होता है कि मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एक तरीके की बहुत ही ज्यादा डिजोनेंस वाली आइडियोलॉजी है, राइट। मार्क्सिज्म और सोशलिज्म एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मार्क्सिज्म क्या बात कर रहा है, मार्क्सिज्म बात कर रहा है कि आपको स्टेट हटा देना है। स्टेट, मार्क्सिज्म का अल्टीमेट गोल है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। अब इस पूरे प्रोसेस में, जब जब आप अभी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हो, यहाँ से आपको अगर स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनानी है, तो वो एकदम से एब्रप्टली नहीं बन जाएगी। आपको लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। मार्क्सिज्म का वैसे, जो मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म है वो कहता है कि आपको कम्यून बनाने चाहिए, स्टेट के बजाय आपको कम्यून बनाने चाहिए। 15-20-20 लोगों के, 500-500, 5-5 हज़ार लोगों के कम्यून, छोटी छोटी कम्युनिटीज, जिनके हाथों पे रिसोर्सेज हो, है ना, और वो कलेक्टिवली उसे मैनेज करें। तो एक तरीके के ट्राइबलिज्म को, ठीक है, मॉडर्न ट्राइबलिज्म को मार्क्सिज्म प्रमोट कर रहा है कि स्टेट हमने नहीं रखना है, कम्यून रखने हैं। अब कम्यून आप एकदम से नहीं बना देंगे, सोसाइटी में डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, आपको लोगों में कैपेबिलिटी भी लानी है। वो कैपेबिलिटी लाने के लिए मार्क्सिज्म क्या कहता है, कैपेबिलिटी लाने के लिए मार्क्सिज्म कहता है कि आपको एक ट्रांजिशनरी स्टेट जरूर क्रिएट करना है ना। वो ट्रांजिशनरी स्टेट क्या होगा, वो ट्रांजिशनरी स्टेट होगा एक तरीके से टोटलिटेरियनिज्म काइंड ऑफ, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म ऑफ प्रोलिटेरिएट। तो प्रोलिटेरिएट का, प्रोलिटेरिएट्स इसके अकॉर्डिंग कौन थे, वर्कर, जो कि ऑप्रेस किए जा रहे थे कैपिटलिस्ट सिस्टम में। तो वर्कर्स का अथॉरिटेरियनिज्म सबसे पहले आपको प्रमोट करना है, ताकि वो वर्कर अपने, ठीक है, अपने आप में इक्वली पहले वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट कर सके, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, और उसके बाद
उस वेल्थ को कलेक्टिवली वो मैनेज कर सके। मार्क्सिज्म ये कह रहा है कि भैया अल्टीमेटली आपको स्टेट को हटाना ही है। सोशलिज्म का कोर है भाई साहब कि स्टेट के कंट्रोल में सारे गुड्स आपके होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट इज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। हमने कहा कि मार्क्सिज्म का मेन गोल क्या है? इक्वालिटी इन द सोसाइटी। इक्वालिटी कौन इंश्योर करेगा? कोई इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए सोसाइटी की। अब सोसाइटी के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन है? स्टेट। तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करेगी कि सोसाइटी में इक्वालिटी आए, है ना? बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड हो, सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिले चीज़ों की, सभी को, ठीक है? मतलब ये जो लिविंग वेजेस वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके पेंशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसी जो भी चीज़ें आपको आएगी, आप पाएंगे कि ये सोशलिज्म से रिलेट करेंगे। क्लियर? लिबरलिज्म आपको पता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेजिज फेयर, है ना? लेजिज, ठीक है, ये पढ़ लो यार अपने हिसाब से, फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? इन सब चीज़ों की जहाँ पे बात होगी, और साथ में आपके, ठीक है, फंडा राइट्स की जहाँ पे ज़्यादा बात होगी। यहाँ देखो इक्वालिटी सोशलिज्म में सोशल इंटरेस्ट की ज़्यादा बात हो रही है, कलेक्टिविज्म की ज़्यादा बात हो रही है। यहाँ पे राइट्स और इंडिविजुअलिज्म की ज़्यादा बात हो रही है। इंडिविजुअलिज्म का कोर क्या है? इंडिविजुअलिज्म का कोर होता है कि इंडिविजुअल की जो जो बेसिक नेसेसिटीज है, अपने लाइफ को, एक लेजर की लाइफ को जीने की जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो फुलफिल की जाए। इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस यहाँ पे रहता है आपके लिबरलिज्म में। सो दिस इज बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ योर सोशलिज्म, लिबरलिज्म एंड, ठीक है, एंड गांधीज्म। अब जितने भी आपके डीपीएसपीज है वो इन्हीं चीजों में फॉल करते हैं, इन तीन कैटेगरीज में आप इनको रख सकते हैं। अब जैसे ही हम सारे डीपीएस में, अगेन दूसरी बात कि आपने यहाँ पे रटने नहीं है आर्टिकल, हालांकि आप जो है मेंस के लिए कुछ एक आर्टिकल्स याद रख सकते हैं, जो मैं कहूंगा कि हाँ ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं। अदरवाइज यूपीएससी ने कभी ये नहीं पूछा आज तक कि भैया कौन सा डीपीएस पे कौन से आर्टिकल में। नो, आपको बस आइडिया रखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बात हो रही है। पहली बात शुरू करते हैं, पहला डीपीएसपी, ठीक है, ये सोशलिस्ट डीपीएसपी है। क्यों? आपको पता चल जाएगा। पहला डीपीएसपी कह रहा है कि भैया आपको एक सोशल ऑर्डर, ठीक है, प्रमोट करना है जो कि वेलफेयरिज्म को प्रमोट करे। ऐसा ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2021, आई थिंक 2020 या 21 में उन्होंने पूछा था कि वेलफेयरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिखता है। ये आपको कहाँ दिखता है भाई साहब? ये आपको डीपीएसपीज में दिख रहा है कि स्टेट क्या करेगा? स्टेट वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंश्योर करने की कोशिश करेगा और जस्टिस इंश्योर करने की कोशिश करेगा, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। और हमने देखा कि सोशलिज्म में जो इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये कोर चीजें हैं, ठीक है, कलेक्टिव जस्टिस, इन सब चीजों की ज्यादा बात हो रही है, सोशल ऑर्डर की ज्यादा बात हो रही है। तो ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। दूसरा कि स्टेट शेल इन पर्टिकुलर स्ट्रीव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। हमने देखा कि इक्वालिटी की बात कौन कर रहा है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सिंपल बात, ज्यादा इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं देखना है। इनइक्वालिटी किस चीज की? स्टेटस, है ना, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन सब चीजों को मिनिमाइज करने की बात करेगा आपका स्टेट, ठीक है, काम करेगा आपका स्टेट। कहाँ लिखा है? डीपीएसपी में। और अगेन ये वाला जो प्रोविजन है ना, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये प्रोविजन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये लाया मोरारजी देसाई के टाइम पे, ठीक है, जो आपका 44th अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ये ऐड किया गया है। ये वही 44th अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जो भी इफेक्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाया गया था, रिवर्स करने के लिए लाया गया था। और इसी 44th अमेंडमेंट एक्ट से आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, उसे हटा दिया गया था फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड एडेड टू आर्टिकल 300 ए। क्लियर? डन। नेक्स्ट आते हैं कुछ एक आर्टिकल 39 में अगेन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात की गई है। कौन कौन सी बातें? कि भैया आपको मेन वुमेन सारे सिटीजन्स को, ठीक है, इक्वली एंड हैव राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वली ट्रीट करना है। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की, ठीक है, उनको एक तरीके से जो एमजी नरेगा है ना, वो इस चीज को फुलफिल करने की, ठीक है, कोशिश कर रहा है। देन दैट ownership and control of material resources of community are so distributed as best to subserve the common good। तो common good की यहाँ पे फिर से बात हो रही है कि भैया ये देखो ओवरलैप बहुत है आपके डीपीएसपीस में। जो इक्वालिटी की बात यहाँ एक्सप्लिसिटली की गई है, वही इक्वालिटी की बात यहाँ इम्प्लिसिटली की जा रही है। समझ रहे हो? कॉमन गुड इंश्योर करना, है ना, मटेरियल रिसोर्सेज को रीऑर्गेनाइज करना, ये किस चीज का गोल है ना? इसका गोल क्या होता है? इक्वालिटी मेंटेन करना, डेफिनेटली। देन that the operation of economic system does not result in concentration of wealth। अगेन ये भी इक्वालिटी की ही बात कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की बात कहाँ हो रही है? आर्टिकल 39 में, डीपीएसपी में। क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? यस। लेकिन मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? ये फ्रेज नो। यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे यार, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, वो इतने डेप्थ में क्वेश्चन अब बना रहा है। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये इंश्योर करना, ठीक है।
और हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड, ये सब इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसी बनाना, ये भी आपके डीपीएसपी में लिखा गया है। आइडिया रखना है, बस आइडिया रखना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या है ना, बेसिक आइडिया ये रखना है डीपीएसपी में क्या क्या चीजें। एक बात और, एक बात और, the children are given opportunities and facilities to develop in healthy manner in conditions of freedom, dignity, and that childhood and the youth are protected against the exploitation। ये जो क्लॉज है, चिल्ड्रन वाला क्लॉज, ये जो चिल्ड्रन वाला क्लॉज है आर्टिकल 39 में, ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये भी इंदिरा गांधी के टाइम पे, आपके यहाँ देखो नीचे फुटनोट में ये सारी चीजें लिखी हुई है कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इसमें ऐड किया गया था। क्लियर, रटना कुछ नहीं है। हमने क्या क्या देखा, चिल्ड्रन के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन वो कैसे बनाएगा, फिर से क्वेश्चन वो बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में बात की गई है चिल्ड्रन को के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने की। क्या ये आपको डेफिनेटली ये आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, आर्टिकल 23 24 जो हमने पढ़े उसमें डेफिनेटली इसकी बात हो रही है। देन क्या ये डीपीएसपी में कहीं बात हो रही है, ये आपको यहाँ से पता चला, जो आपने हो सकता है लक्ष्मीकांत ने थोड़ा इग्नोर कर दिया हो कि हाँ एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे भी हो रही है। अगला वो बोलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी इंश्योर करने की बात कर रहा है। क्या ये फंडामेंटल राइट में है? बिल्कुल सही बात भाई। आर्टिकल 21 का एक्सपेंडेड वर्जन राइट टू डिग्निटी की बात कर ही रहा है। लेकिन क्या ये बात कहीं डीपीएसपी में भी लिखी है? भाई डिग्निटी की बात डीपीएसपी में भी लिखी है। आगे आप चलेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज जब हम देखेंगे तो वहां पे भी डिग्निटी मेंशन्ड है। जब हमने प्रियम्बल पढ़ा वहां पे भी हमने देखा डिग्निटी वहां पे भी मेंशन्ड है। तो इन सब पार्ट्स में जो है डिग्निटी वर्ड, इंडिविजुअल की डिग्निटी, भले वो सिर्फ वुमन की हो लेकिन इंडिविजुअल तो वुमन भी है ना। जो आप देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटी में वुमन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। तो ऐसे कंपैरेटिव एनालिसिस करना, सिर्फ ये पढ़ने नहीं है, पढ़ने नहीं, एक्टिवली पढ़ना है कि भाई साहब यहाँ से अगर ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो पहले परसीव कर लिया तो चीजें थोड़ा आसान हो जाएंगी। हालांकि यूपीएससी कभी आसान फिर अंत समय में होता नहीं है। आगे बढ़ो, ये जो फ्री लीगल एड की बात थी, ये है सीडीएस। सीडीएस हाँ 1/20/24 में भाई साहब नालसा पे ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है एकदम हिला देने वाला, उसको वहां पे अलग से डिस्कस करेंगे। और फ्री लीगल एड की बात इन्होंने 2021 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि भैया इनमें से कौन कौन लोग एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, ये तक क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। क्लियर, तो जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात है, ये भी आपके डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में की गई है। और ये ओरिजिनल प्रोविजन नहीं था, यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछेंगे, ओरिजिनल प्रोविजन नहीं था, ये 42nd एक्ट के थ्रू इंदिरा गांधी जी ने इसमें डाला था। समझ रहे हो, ये बात नंबर 1 ध्यान में रखनी है। नंबर 2, डेफिनेटली फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना कौन कौन से लोगों के लिए, जो मतलब एक तरीके से आपके वीकर सेक्शन हो, ठीक है, on the basis of equal opportunity shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to citizens by any reason of economic or other disabilities। तो जो इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं उनके लिए फ्री लीगल एड का प्रोविजन करना, दैट मीन्स कि भैया अगर उन्हें अरेस्ट किया गया हो तो कोर्ट में वो अपना केस तक लड़ सके, इस लायक उन्हें बनाना, ठीक है, लीगल असिस्टेंस उन्हें देना, ये प्रोविजन भी आपके डीपीएसपी में किया गया। राइट, किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने। ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार उन्होंने पूछा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया किसके टाइम पे, तो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, है ना। ऐसे ही वो पूछ लेंगे कि भैया ये प्रोविजन किसके टाइम पे आया, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। दूसरी बात भाई, सिर्फ यहाँ से वो क्वेश्चन नहीं बनाएगा, मैं आगे बताता हूँ वो क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अपीयर हुआ, मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। राइट, लेकिन भैया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नालसा लॉ बनाया गया, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, नालसा लॉ बनाया गया, ये राजीव गांधी के टाइम पे 1987 में बनाया गया। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, नालसा एक्ट बनाया तो बनाया, बना के छोड़ दिया गया। इसके बाद नालसा मतलब जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई गई, ये जो अथॉरिटी बनाई गई, ये बनाई गई 1995 में, एज लेट एज 1995। तो इतना लंबा गैप इसमें आपके चला। अब नालसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं जहां से उन्होंने पीवाईक्यू भी पूछे हुए हैं। नालसा को भी साथ में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। नालसा इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है नालसा एक्ट के तहत। इसका काम क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, लीगल एड प्रोवाइड करना। किन किन लोगों के लिए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या सारे सिटीजन को? नो। जो एलिजिबल सिटीजन है, यस। दूसरी बात, नालसा जो नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, देखो अंडर नालसा एक्ट
अलग अलग लेवल पे जो है आपकी लीगल सर्विसेज कमिटीज बन रही है। एक आपके नेशनल लेवल पे बन रही है, एक आपके स्टेट लेवल पे बन रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन रही है ना, ताल्लुक लेवल पे बन रही है, ताल्लुक तालुका लेवल पे बन रही है, ठीक है। तो ये जो है इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ये मेरी राइटिंग इतनी गंदी है यार, ठीक है, मैं इसलिए मेन मेन मेरा मर भी जाता है। अब नीचे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है। तो जो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आपके जो नालसा नालसा के वर्जन कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं, ये सब स्टेट्यूटरी अथॉरिटीज है। इनके काम क्या होते हैं? पहली बात, नंबर वन, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। अगर किसी भी क्वालिफाइड कैंडिडेट या फिर किसी क्वालिफाइड पर्सन के जो जो केसेस हैं वो लगे हुए, क्वालिफाइड पर्सन का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, एड के क्राइटेरिया को, उनके अगर कहीं केसेस किसी भी कोर्ट में लगे हुए हैं तो उनको फ्री लीगल एड, उन्हें लॉयर प्रोवाइड करना, उनके कागजी कामों का जो खर्चा है वो उन्हें रीइम्बर्स करना, ये सब चीजें नालसा के अंडर आती है। पहला काम ये है। दूसरा, जब हम आगे लोक अदालतों को पढ़ेंगे, लोक अदालतों को पढ़ेंगे, तो वो लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करने का काम भी इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। और जो ये नेशनल लेवल की नालसा है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है? सेकंड सेकंड सीनियर मोस्ट जज। दैट मीन्स इसका जो चेयरमैन है, चेयरमैन इज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैटर्न, ठीक है, चीफ पैटर्न, पैटर्न नहीं, पैट्रन, ठीक है। तो पैट्रन इन चीफ जो है वो आपका नालसा का कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जो चेयर है वो सेकंड मोस्ट सीनियर जज जो है वो इसका चेयरमैन रहता है नॉर्मली, और उसे आपके जो चेयरमैन डिक्लेयर करना, अपॉइंट करना, दैट इज काम ऑफ योर चीफ पैटर्न, ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये हुआ आपका नालसा के बारे में। अब ये क्वालिफाइड लोग कौन कौन से हैं, इस पे उन्होंने एक बार क्वेश्चन बोला था। देखो, जो चीज यहाँ से याद रखनी है वो याद रखनी है, ऑल वुमेन, ओ यार 3 L लगा दिए, ऑल वुमेन, ऑल चिल्ड्रन, ठीक है, सारी लड़की, सारी महिलाएं, सारे चिल्ड्रन, ये क्वालिफाइड है। अदर लोगों के लिए, ठीक है, ऑल जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, वर्कर्स, और जो आपके, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे जो ठीक है यार, क्या कहते हैं उन्हें, कहीं पे अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा हो, सप्रेशन हो रहा हो, उस टाइप के जो, राइट, यार क्या कहेंगे, मैं नाम ही भूल गया, मेरा थोड़ा मेमोरी लॉस का ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। खैर, याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो ये चीज यहाँ से याद रखनी है, यहाँ से वो क्वेश्चन फंसा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बार दे दिया था कि क्या ऑल मैन अबव 60 इयर्स ऑफ एज या फिर ऑल सीनियर सिटीजन, क्या वो क्वालिफाइड है? नो, नॉट ऑल सीनियर सिटीजन, ठीक है। सीनियर सिटीजन जो है, अगर वो मेल है तो उस पे वो सारी रिस्ट्रिक्शंस लागू होगी जो नॉर्मल लोगों पे लागू होती है। तो जो है ना, जो पर्सन्स हैविंग एन इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज और बिलो, ये भी जो है इसमें क्वालिफाइड है। देन, ठीक है, वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलावा आपके जो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वगैरह इस तरीके के, अगर कोई किसी ने एक्सप्लॉइटेशन फेस किया हो, इस तरीके के अगर कोई राइट विक्टिम्स रहे हों, उन सब के लिए इस टाइप की जो लीगल एड है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बट जो चीज आपको याद रखना है, इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। देयर इज एन इनकम क्राइटेरिया, यस, ठीक है, बट ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन, ये वाला फ्रेज याद रखना है, ये रिगार्डलेस ऑफ इनकम क्राइटेरिया, सारी वुमेन, सारे चिल्ड्रन, ये एलिजिबल है फॉर द लीगल एड। क्लियर? अब उन्होंने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि हाँ, ये सीडीएस वाले उसी में जो एनालिसिस है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि भाई साहब, अगर किसी का अरेस्ट होता है तो जो नियरेस्ट लीगल एड कमेटी है, उस नियरेस्ट लीगल एड कमेटी में कितने टाइम के अंदर आपको जो है पुलिस वाले को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ, इसका अरेस्ट हो चुका है। तो इस पे जो इस पे मुझे अभी खुद, ठीक है, बहुत ठीक ठाक इसमें रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि मुझे अभी तक क्लियरली कहीं नहीं मिला। लेकिन ये बात जरूर है कि इमीडिएटली का जो जो बात है, एक लास्ट ईयर महाराष्ट्र में एक केस आया था जिसमें महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि इफ यू आर अरेस्टिंग समवन, तो इमीडिएटली जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें वो अरेस्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास। समझ रहे हो? तो ये बात हाई कोर्ट ने कही थी। अब इस पे जो वेरीफाइड चीज है वो जो सीडीएस का क्वेश्चन है उसी के एनालिसिस में बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी इस पे मैं खुद देख रहा हूँ नालसा का जो गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है, ये मैं सुबह ओपन कर ही रहा था, लेकिन
अगेन वो मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, एक बार पढ़ूँगा तो उसपे क्लियरली कुछ बता पाऊँगा। तो ये देखिए, ये सारी जो चीज़ें आप पाएँगे ये सोशलिस्ट प्रोविज़न्स थे। इसके अलावा ये जो नीचे वाली अभी क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक वीडियो इसमें और लगेगी, छोटी वीडियो बनाऊँगा जिसके जो ये प्रोविज़न्स बचते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो 2 वीडियो में डीपीएसपी हमारा कंप्लीट होगा, राइट? थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए और अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, मन करे तो। टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।